राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक चोरनी बहू की कहानी जिसने अपने बूढ़े सास ससुर के पैसे चुराए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नेहा रसोई घर में खाना बना रही थी। तभी नेहा की सासू माँ माधवी जी रसोई घर में आई और बड़े ही धीमी आवाज में उन्होंने कहा, बहू, क्या तुम पतला सा दलिया बना दोगी? क्योंकि रोटियां तुम्हारे ससुर जी से चबती नहीं हैं और तुम खाना बना रही हो। तो किचन में खाना बना रही नेहा ने अपनी सासू की बात पर जो झड़कते हुए बोली, ओहो बुढ़िया, ऑर्डर तो ऐसे दे रही हो जैसे किसी रेस्टोरेंट के वेटर को खाने का ऑर्डर दे रही हो। पतला सा दलिया चाहिए? अरे मैंने क्या ठेका उठा रखा है सबका जो मुंह उठाए चली आई फरमाइश करने। जा यहाँ से, अब मेरे सिर पर मत नाचती रहे, मुझे अभी बहुत काम है। बहू के ऐसे वचन सुनकर माधवी जी सहम सी गईं और उनके आंखों से आंसुएं की धारा जो टपकने लगी। आंसू साफ करके और सिर झुकाए माधवी जी अपने कमरे में वापस आ गईं। अपनी पत्नी का उतरा हुआ चेहरा देखकर श्यामलाल जी कहने लगे और उनके अपनी पत्नी का मन पड़ने में उन्हें देरी नहीं लगी और बोले, माधवी से कुछ कहने से पहले ही वो अपने पास बिठाकर उन्होंने माधवी का हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाते हुए कहा, क्यों उदास होती हो माधवी? संतान इनके भी है। आज जैसा व्यवहार ये लोग हमारे साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार इनकी संतान कल को इनके साथ करेगी। उदास ना हो माधवी, ये तो संसार की रीत है। तुम देखो माधवी, जब हम लोगों ने अपने माता पिताजी की दिन रात सेवा की तब भी हमें अपनी संतान की वजह से ऐसे दिन देखना पड़ रहे हैं। फिर ये लोग तो हमारी सेवा करना दूर हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं। तो सोचो माधवी, इनकी संतान इन्हें कैसे कैसे दिन देखने पर मजबूर करेगी। माधवी जी बोली, आप छोड़िए इन लोगों को, अभी भगवान की दया से मेरे हाथ एकदम सही सलामत हैं। मैं तो खुद भी पकाकर खा सकती हूँ, बस वो डायन नेहा ही मुझे किचन में पैर नहीं धरने देती, जैसे कि मैं कोई अछूत हूँ। नाम रख दिया माँ बाप ने नेहा, और नेहा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी उसके अंदर प्रेम भावना नहीं है, अपने नाम के एकदम विपरीत है, बिल्कुल भी थोड़ी भी लिहाज नहीं है। और थोड़ा इंतजार कीजिए, जब वो खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाएगी फिर मैं आपके लिए दलिया बना कर लाऊंगी। थोड़ी देर बाद नेहा के कमरे में जाने के बाद माधवी जी ने अपने पति श्यामलाल जी के लिए जो दलिया बना कर लाई और बड़े प्यार से उन्हें दलिया खिलाया। माधवी जी और श्यामलाल जी का विवाह को लगभग 32 वर्ष पूरे होने को आए थे। जब माधवी जी का विवाह श्यामलाल जी से हुआ था तब माधवी जी सिर्फ 18 बरस की थी। बड़ी दुबली पतली सी, परंतु स्वभाव ऐसा कि सबका आते ही ससुराल में पति से लेकर सास ससुर सबका मन जीत लिया था। जहाँ माधवी जी नटखट और चंचल स्वभाव वाली थी, वहीं दूसरी ओर श्यामलाल जी हट्टे कट्टे स्वाभिमानी स्वभाव के गबरू जवान थे। श्यामलाल जी की प्राइवेट जॉब थी। विवाह के 2 वर्ष बाद ही माधवी जी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम उन्होंने सार्थक रखा था। सार्थक के आने से माधवी जी और श्यामलाल जी का परिवार जैसे पूरा हो गया था। दुर्भाग्यवश 3 वर्ष की उम्र में ही चेचक की बीमारी के चलते वो भगवान को प्यारा हो गया। सार्थक के जाने के साथ ही माधवी जी और श्यामलाल जी की हंसी खुशी भी कहीं गायब हो गई थी। उदासी और वीरानी ने घर में पैर पसार लिए, परंतु ये उदासी के बदले
बदले से बादल छटे माधवी और श्यामलाल जी के दूसरे बेटे सचिन के जन्म से। उसकी किलकारियों ने घर को फिर से जीवित कर दिया। और फिर सचिन के जन्म के 3 बरस बाद ही एक नन्ही सी गुड़िया वंदना के आने से माधवी और श्यामलाल जी का परिवार फिर से पूरा हो गया। नन्ही गुड़िया वंदना के आते ही बड़े भाई सचिन और दोनों माता पिता का खिलौना बन गई। दोनों माता पिता अपने दोनों बच्चों को अत्यधिक प्रेम करते थे। दोनों पति पत्नी ने बड़े जतन और प्रेम से अपने घर को सींचा था। श्यामलाल जी की प्राइवेट जॉब होने के बावजूद भी पाई पाई जोड़कर दोनों ने अपने सपनों का महल खड़ा किया था और दोनों अपने बच्चों को बहुत प्रेम देते थे। दोनों ने बड़ी मेहनत करके अपना जो सुंदर और बड़ा सा घर बनाया था उसके लिए वे महल से कम नहीं था। अपने दोनों बच्चों की परवरिश में भी उन्होंने कभी खाने पहनने की कोई कमी नहीं की थी। दोनों बच्चे सचिन और वंदना की शिक्षा पर भी दोनों पति पत्नी ने काफी जोर दिया था। माधवी जी एक समझदार महिला थी और अच्छी सुगढ़ गृहिणी थी। तरह तरह से अपने पति की छोटी सी कमाई में भी तिनका तिनका जोड़कर अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया था। वंदना बिल्कुल अपनी माँ की छवि थी, सुंदर, सुशील और थोड़ी सी नटखट। माधवी और श्यामलाल जी वंदना की शादी जो बेटे से पहले करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वंदना की बीएससी होने के बाद ही एक अच्छे परिवार में उसका रिश्ता तय कर दिया। और फिर 3 माह के बाद ही वंदना का विवाह नीरज से संपन्न हो गया। वंदना और श्यामलाल जी ने नीरज के रूप में दामाद नहीं बल्कि एक और बेटे को पाया था। नीरज बहुत ही समझदार और संस्कारी और अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति था। माधवी और श्यामलाल जी को अपने माता पिता के समान ही आदर और सम्मान देता था। नीरज की रेलवे में सरकारी नौकरी थी, जिस कारण उनका ट्रांसफर होता रहता था। इसलिए वे लोग माधवी और श्यामलाल जी से मिलने कम ही आ पाते थे, परंतु अपनी प्यारी सी 8 वर्ष की बेटी राम्या अपने नाना नानी से मिलने को हमेशा बड़ी उत्साहित रहती थी। सचिन की प्राइवेट जॉब थी और प्राइवेट जॉब लगने के बाद सचिन ने भी अपनी ही पसंद की लड़की नेहा से शादी कर ली थी। सचिन ने नेहा की जैसी छवि अपनी माँ और पिताजी के सामने बनाई थी, उसे माधवी जी और श्यामलाल जी को लगा कि बहू के आने से घर की रौनक और ज्यादा बढ़ जाएगी, परंतु हुआ बिल्कुल उसके विपरीत। नेहा के आने से जैसे घर के सारे रंग फीके पड़ गए थे, जैसा नाम उसके ही विपरीत उसका व्यक्तित्व था। कठोर, निर्दयी और बेहद बदतमीज। सास ससुर को मान सम्मान देना तो दूर की बात, वो तो सास के साथ ऐसा बर्ताव करती थी जैसे माधवी जी उसकी सास नहीं सौतन हो। आज भी नेहा गुस्से से लाल हुई पति के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सचिन ऑफिस से घर आया, उसने आते ही सचिन पर आंखें निकाल निकाल कर भड़कना शुरू कर दिया। क्यों जी, कहने लगी, आपके बूढ़े माँ बाप ने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कोई नौकरानी हूँ या कोई अलादीन का चिराग से निकला हुआ जिन्न हूँ जो मैं सबकी फरमाइशें पूरी करती रहूं? जब देखो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप मेरे सामने खाने की नई नई फरमाइश लेकर पहुंच जाते हैं। सचिन भी भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप नेहा की कड़वी बातें सुन रहा था। नेहा फिर बोली, आपने क्या बोला था शादी से पहले मुझे कि नेहा तुम तो मेरे दिल की मलिका हो, तुम्हें तो मैं अपने घर की रानी बनाकर रखूंगा, तुम्हारे लिए चांद ताड़े तोड़कर ले आऊंगा। और यहाँ देखो, रानी के बजाय सचिन तुमने मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। अरे मैं अकेले क्या क्या करूं? आपका काम संभालूं
या आपके दो दो सपूतों को संभालूं, या उन दो बूढ़ों की सेवा करूं, या उनकी फरमाइशी पूरी करूं। सचिन डरते डरते कहने लगा, नेहा तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? अरे माँ किस काम आएगी, तुम इससे काम क्यों नहीं करवाती हो? पूरा दिन खा पी कर बिस्तर ही तो तोड़ते हैं दोनों बुढ़े बुढ़ी। पति की बातें सुनकर नेहा ने फिर आंखें दिखाते हुए कहा, नहीं जी, मुझे ना उनका काम करवाना है उनसे, और ना ही उनसे अपना काम करवाना है, और ना ही उनका करना है। आप क्या चाहते हो? उनसे अपना काम करवा कर मैं अपना काम बिगड़वा लूं? अब मुझे आपकी एक बात नहीं सुननी। आज मैं बताए दे रही हूं, या तो आप उन दोनों बूढ़ों का चूल्हा अलग करवा दो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, वो भी अकेले। फिर संभालना अपने आप ही अपने दोनों बेटों को और अपने सन की माँ बाप को भी। सचिन बोला, शांत हो जाओ नेहा, तुम गुस्सा थूक दो। तुम तो बहुत अच्छी हो। मैं अभी इसका इलाज करता हूँ, उन दोनों को अभी उनका इलाज कर दूंगा, अभी समझाऊंगा। चलो आओ मेरे साथ। नेहा और सचिन गुस्से में तिल मिलाते हुए माधवी और श्यामलाल जी के कमरे की तरफ जाते हैं। सचिन, जो अभी तक भीगी बिल्ली बनकर नेहा की बातें ऐसे सुन रहा था जैसे एक नालायक बच्चा अपने अध्यापक की डांट सुनता है, अपने माता पिता के सामने शेर की तरह दहाड़ते हुए सचिन कहता है, तुम दोनों को आखिर दिक्कत क्या है? क्यों चैन से नहीं जीने देते तुम नेहा को? क्यों इतना जलते हो तुम दोनों? मेरी पसंद की लड़की से शादी कर ली मैंने, तब तो तुम दोनों बुढ़े बुढ़िया खूब खुश रहते थे, ना कि क्योंकि मैं अपनी पसंद की लड़की को बहू बनाकर ले आया इसलिए बेचारी को टॉर्चर करते हो। अगर तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी करता तो चाहे वो तुम्हें टॉर्चर भी करती तो खुश रहते। हर समय इससे टॉर्चर करते रहते हैं। सचिन की बात सुनकर माधवी और श्यामलाल जी दोनों दंग रह गए, और श्यामलाल जी कहने लगे, बेटा ये कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा है तू हम पर? तू तो जानता है कि हमने तो नेहा को कुछ नहीं कहा। तू हमारा इकलौता बेटा है, भला हम तुझसे और बहू से क्यों जलने लगे? इस पर माधवी जी बोली, बेटा हम दोनों तो बहू को बिल्कुल भी तंग नहीं करते। अपनी सास की बात सुन के नेहा बोली, ओहो सचिन देखो तो जरा, तुम्हारे सामने कैसे शरीफ बन रहे हैं बेचारे। सचिन फिर से चिल्लाया, अरे संभालो तो रखा है इसने पूरा घर नेहा ने, और क्या तुम दोनों अब तुम इससे हल जुतवाओगे इससे? अब बस करो, और मैंने निर्णय कर लिया है, कल से तुम दोनों अपना चूल्हा अलग कर लो। फिर चाहे तुम खिचड़ी खाओ या फिर दलिया खाओ, साग खाओ या रोटी, हमें कोई मतलब नहीं है। अपने बेटे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर दोनों बूढ़े माता पिता जैसे भौचक्के रह गए। अचानक उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कोई अनाथ हो, लावारिस हो। दोनों बूढ़े माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। माधवी जी तो खुद को रोने से रोक नहीं पाई और रोते रोते बोली, बेटा तू होश में तो है ना? क्या कह रहा है तू? इस उम्र में तू हम लोगों को ऐसे अलग चूल्हा करने को बोल रहा है? हमने तो सारी जिंदगी जो कमाया सब इस घर में और तेरी अच्छी परवरिश में और तेरी शादी और पढ़ाई लिखाई में सब लगा दिया। अब हम इस बुढ़ापे में अपना खर्चा कैसे उठाएंगे? सचिन बोला, देखिए माँ, मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सुनना है, और जो कल से नेहा तुम लोगों के लिए खाना नहीं बनाएगी बस। और वैसे भी इस उम्र में तुम लोगों का खर्चा है ही क्या? क्यों चाहिए तुम्हें इतने पैसे? अरे राम नाम जपो बस। और फिर सचिन अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहने लगा, नेहा अपने पुराने पड़े बर्तनों में से कुछ बर्तन और पुराने वाला छोटा गैस चूल्हा इनको दे देना, और फिलहाल इनको अपने सामान में से ही थोड़ा आटा चावल और जो जरूरत का सामान है दे देना, बाद का बाद में देखा जाएगा। सचिन अपने बूढ़े माँ बाप को अपना फरमान सुनाकर अपनी पत्नी नेहा का हाथ पकड़कर वहां से चला गया
और पीछे रह गए बूढ़े माँ बाप, आंखों में आंसू और दिल में पीड़ा लिए। उसके बूढ़े माँ बाप जिन्होंने अपने इकलौते बेटे की अब तक हर मांग हर इच्छा पूरी की थी, उसे हर वह खुशी देने की कोशिश की थी जो हर एक मध्यम वर्गीय माता पिता अपनी औलाद को देने की कोशिश करता है। और श्यामलाल जी और माधवी जी तो बस यह सोचकर ही चुपचाप हो गए जैसे उनकी जवान को लकवा मार गया हो। और नेहा ने पति के कहे अनुसार ही अगले दिन कुछ पुराने बर्तन, गैस और कुछ खाने पीने का सामान अपने दोनों बूढ़े सास ससुर के कमरे में लाकर जो पटक दिया और वहां से चलती बनी। अब अगले ही दिन से दोनों बूढ़े माँ बाप अपना खाना जैसे तैसे करके अलग बनाने लगे। इसमें भी नेहा को शगुन कहाँ था। वह अब भी माधवी जी को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक दिन माधवी जी बड़ी मुश्किल से अपने कपड़े धोकर बाहर आंगन में रस्सी पर सुखा रही थी। तभी नेहा भी अपने धुले हुए कपड़ों की बाल्टी लेकर आई और माधवी जी के धुले हुए कपड़े रस्सी से नीचे फेंकते हुए बोली, ए बुढ़िया, अभी तो मैं कपड़े धोकर लाई हूँ, पूरी रस्सी पर तू ही अपने कपड़े डाल देगी तो मैं अपने कपड़े क्या तेरे सिर पर फैलाऊंगी। माधवी जी को नेहा की इस बेहुदा हरकत पर गुस्सा तो बहुत आया, परंतु उन्होंने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए गिरे हुए कपड़े फिर से उठा लिए और वापस धोकर इस बार छत पर सूखने के लिए डाल आई। क्योंकि वो एक समझदार महिला थी, इसलिए वो जानती थी ऐसे लोगों से बहस या झगड़े में पड़ना समझदारी की बात नहीं है। अगले दिन बाहर सहन में बनी हुई टंकी पर माधवी जी अपने झूठे बर्तन धोने के लिए बैठी तो नेहा फिर से उनको देखकर दौड़ते हुए अपने भी बर्तन धोने के लिए ले आई और बोली, चल हट बूढ़ी, पहले मुझे बर्तन धोने दे, तू मेरे बाद धोना। बहू की बात पर माधवी जी को गुस्सा बहुत आया। वो बोली, बहू, तू तो अपनी तेरे किचन में सिंक लगी है, उसमें भी बर्तन धो सकती है, यहाँ पर मुझे धोने दे। सास की बात पर नेहा मुंह बनाते बोली, मैं तेरी गुलाम नहीं हूं बुढ़िया जो तेरे इशारे पर नाचूं, जो तू बोले वह करूं, जा तू जहां जाए बर्तन धो। बहू की बात सुनकर माधवी जी एक बार फिर गुस्से का घूंट पीकर रह गई। नेहा अक्सर ऐसा ही करती थी, वह हर काम में माधवी जी की नकल करती। अगर माधवी जी कपड़े धोती तो वह भी कपड़े धोने लगती, अगर माधवी जी बर्तन धोती तो नेहा भी वैसा ही करती, जैसे मानो उसका सासू माँ से कोई कंपटीशन हो। ना जाने उसे यह सब करके क्या मजा आता था। नेहा के द्वारा खाने का सामान भी अब खत्म हो गया था जो नेहा ने माधवी जी और श्यामलाल जी के लिए दिया था। माधवी जी अपने पति से बोली, देखिए ना जी, सारे डिब्बे खाली हो गए हैं, ना ही नेहा ने और सामान दिया और ना ही सचिन ने सामान के लिए पैसे। इस पर श्यामलाल जी कहने लगे, माधवी, यदि उन लोगों को हमारा इतना ही ख्याल होता तो वो हमें अलग ही क्यों करते। माधवी जी बोली, देखिए जी, सचिन ने कहा था कि वह हमें खर्चे के लिए पैसे तो देगा ही, फिर हमें उसे बताना चाहिए कि हमारा सब सामान अब खत्म हो गया है, घर में राशन नहीं है, फिर वह हमें पैसे दे या सामान। श्यामलाल जी बोले, ठीक है माधवी, तुम एक बार जाकर उससे बात कर लो। माधवी जी सचिन के ऑफिस से आने के बाद उसे अपनी परिस्थिति बताते हुए कहने लगी, बेटा, हमारा सारा राशन खत्म हो गया है, सारे डब्बे खाली हो गए हैं, या तो तू या नेहा से थोड़ा सामान दिलवा दे या थोड़े पैसे दे दे तो मैं खुद ही सामान खरीद लाऊंगी। अपनी माँ की बात सुनकर सचिन अपमानजनक लहजे में बोला, इतनी जल्दी डकार गए तुम दोनों, इतना सारा राशन? समझ गया मैं
तुम्हारी चालाकियों को। तुम्हें सामान के बहाने पैसे चाहिए, मौज मस्ती के लिए। अरे मेरे पास तुम लोगों की अय्यासी के लिए ना फालतू पैसे नहीं है, और ना ही नेहा अब तुम्हें अपने किचन में से एक चावल का दाना भी देगी। अब मेरे सिर पर मत खड़ी रहो, अभी ऑफिस से आया हूं, देख नहीं रही, चैन से सांस लेने दे मुझे। सचिन के यह बोल सुनकर माधवी जी तो जैसे सदमे में आ गई, और उसे यह आशा नहीं थी कि उनका बेटा इतने कटु वचन बोलेगा। यह सुनकर माधवी जी आंसू नहीं रोक पाई, और बेटे की बातें सुनकर उनकी तो आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। उनकी स्थिति ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। रोते रोते माधवी जी कमरे में वापस आई और श्यामलाल जी को सारी बात बताई। श्यामलाल जी ने अपनी पत्नी को बड़े प्यार से चुप कराया, उनको तसल्ली दी और कहा, माधवी, अभी तुम्हारा पति जीवित है, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हें ऐसी संतान की वजह से नहीं रोने दूंगा और ना ही यूं भूखा मरने दूंगा। फिलहाल तो हमारे पास दोपहर का बचा हुआ खाना है, तुम भगवान का नाम लेकर खाओ आराम से, मैं कल करता हूं कुछ। माधवी जी बोली, परंतु आप क्या करोगे, आपकी तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं रहती। पर माधवी, श्यामलाल जी कहने लगे, जब तक जीवित हैं ऐसे भूखे भी तो नहीं मर सकते ना। देखता हूं बाहर जाकर कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारूंगा ही, चाहे कोई मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। श्यामलाल जी ने अपनी पत्नी की बात का उत्तर देते हुए कहा, और पत्नी को तसल्ली से खाना खिलाकर दोनों पति पत्नी सो गए। सुबह में अब उन दोनों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति में भूखे पेट पत्नी के मना करने पर भी श्यामलाल जी किसी काम की तलाश में 2 पैसे कमाने की आस लिए घर से निकल पड़े। पर बूढ़ी हड्डियां और भूखी आंतें कहाँ तक साथ देती। अपने मोहल्ले की गली पार करते ही कमजोरी की वजह से श्यामलाल जी को चक्कर आ गया और वो चक्कर खाकर गिर पड़े। तभी मोहल्ले के कुछ लड़के उनको देखते ही उनको उठाकर घर छोड़ गए और माधवी जी से उनका ख्याल रखने के लिए बोले। माधवी जी पति को ऐसी बेसुध हालत में देखकर एकदम घबरा गई। श्यामलाल जी को लेटाकर सबसे पहले माधवी ने पानी पिलाया और रोते रोते कहने लगी, मैंने मना किया था ना आपको कि मत जाओ, पर मेरी बात नहीं मानी आपने। आज अगर आपको कुछ हो जाता। इतना कहकर वह और ज्यादा रोने लगी। श्यामलाल जी इस समय कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। फिर भी माधवी जी ने अपने आप को कुछ संभालते हुए कहा, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, थोड़ी आपकी तबीयत संभलती है तो मैं आपको पड़ोस वाले क्लिनिक ले चलती हूँ। शर्मा जी का डॉक्टर बेटा तो आपका बड़ा आदर सम्मान करता है, आपसे थोड़ी बहुत दवाई के पैसे भी नहीं लेता है। थोड़ी देर बाद श्यामलाल जी को सहारा देकर पड़ोस के क्लिनिक में माधवी ले जाती है तो डॉक्टर जी उनको दांत लगवाने का सुझाव देते हुए कहते हैं कि अंकल जी को किसी दवाई की जरूरत नहीं है, इनको अच्छे से खान पान की जरूरत है। दांत नहीं होने की वजह से खाना अच्छे से ये नहीं खा पाते हैं, इसलिए अंकल जी को कमजोरी आ गई है। फिलहाल मैं अपने पास से ताकत के कुछ कैप्सूल देता हूँ, परंतु आप इनके दांत लगवा दीजिए ताकि ये खाना अच्छे से खा पाए। माधवी जी सचिन के आगे गिड़गिड़ाते हुए पैसों की भीख मांगती हैं, परंतु सचिन जरा भी अपने बूढ़े पिता पर दया नहीं दिखाता और पैसे देने के लिए साफ मना कर देता है। और उस दिन अपनी बीमार बूढ़े माँ बाप को घर में अकेला छोड़कर पत्नी और बच्चों के साथ 5 दिन की ट्रिप पर निकल जाता है। संयोगवश उसी दिन सचिन के जाने के बाद
भगवान मसीहा बनाकर वंदना और नीरज को भेज देते हैं, जो लगभग पूरे 1 साल बाद माधवी जी और श्यामलाल जी से मिलने आ रहे थे। राम्या भी अपने नाना नानी से मिलने को बड़ी उत्साहित थी, परंतु खुशी खुशी जैसे ही वे लोग माधवी और श्यामलाल जी के कमरे में जाते हैं, बीमार और भूख से तड़पते हुए माता पिता को देखकर वे हक्के बक्के रह जाते हैं। वंदना की तो जैसे अपने माँ बाप को देखकर रूह ही कांप जाती है। राम्या भी भागकर अपनी नानी के गले लगकर रो पड़ती है। माधवी जी और श्यामलाल जी भी बेटी और दामाद को देखकर बहुत ही रोते हैं और अपनी सारी स्थिति उन्हें बताते हैं कि कैसे बहू बेटे के आगे उन्हें हाथ पसारने पड़ते हैं और उनका व्यवहार उनके प्रति कैसा है। वंदना और नीरज को तो इतना गुस्सा आता है, अगर सचिन और नेहा इस समय उनके सामने होते तो वे लोग उनको मार मार कर भरता बना देते। वंदना और नीरज इस समस्या का हल ऐसे निकालते हैं कि सचिन और नेहा के ट्रिप पर से वापस आने से पहले ही वे अपने माँ और बाबूजी को माधवी कॉस्मेटिक्स के नाम से उनके विश्राम कक्ष के आगे ही एक छोटा सा शटर लगवाकर एक कॉस्मेटिक की छोटी सी दुकान खुलवा देते हैं, जिससे कि माधवी जी और श्यामलाल जी का समय भी बीत जाए और उनको पाई पाई के लिए बेटे के आगे हाथ भी ना फैलाना पड़े। माँ और बाबूजी को जो वो दोनों अच्छे से समझाकर और माँ को बाबूजी का ख्याल रखने को बोलकर वे लोग चले जाते हैं। जैसे ही सचिन और नेहा ट्रिप से वापस आते हैं तो माधवी कॉस्मेटिक्स देखकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। दोनों ही समझ गए थे यह मदद वंदना और नीरज के सिवाय कोई नहीं कर सकता। नेहा, जो कि हर काम में सास की कॉपी करती थी, सास की दुकान देखकर पैर पटकते हुए अपने पति सचिन से कहती है, देखा बूढ़ी हड्डियों में अभी भी कितना दम है। हम ट्रिप पर गए थे तब दोनों बीमारी का कैसा नाटक कर रहे थे और इतनी जल्दी दुकान भी खोल कर बैठ गए। जब यह बूढ़े इस उम्र में दुकान खोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खोल सकती। मुझे भी आप ऐसी ही सेम टू सेम दुकान खुलवा दो। उसकी जिद के आगे सचिन भी हार जाता है और उसको ठीक अपनी माँ और पिताजी की दुकान के सामने ही नेहा कॉस्मेटिक्स के नाम से कॉस्मेटिक्स की दुकान खुलवा देता है। नेहा ने दुकान खोलते ही फिर से माधवी जी को तंग करना शुरू कर दिया। जो ग्राहक माधवी जी की दुकान की तरफ जाते, नेहा बड़ी चालाकी से ग्राहकों को लुभाते हुए कहती, अरे बहन जी, आप मेरी दुकान पर आइए, एक से बढ़कर एक लेटेस्ट सामान रखती हूँ, मैं एकदम ओरिजिनल। ऐसे ही चालाकी करके नेहा सारे ग्राहक अपनी दुकान की तरफ खींच लेती थी और उधर माधवी और श्यामलाल जी को नुकसान होने लगा था, क्योंकि उनकी दुकान पर आने वाले सब ग्राहक अब नेहा की दुकान पर जाने लगे थे। इधर नेहा अपने ग्राहक बढ़ाने और अच्छी इनकम की खुशी मनाने लगी थी, परंतु पिछले मोहल्ले की जो कमला नेहा की दुकान से एक दिन पहले सिर में लगाने के लिए मेहंदी लेकर गई थी, वह गुस्से से लाल हुई वापस नेहा की दुकान पर पहुंची और गुस्से में लाल होते हुए बोली, ओ नेहा मैडम, देख तेरी दुकान से खरीदी हुई मेहंदी ने मेरे सिर की क्या हालत कर डाली है। देख आंखें फाड़कर मेरे कितने बाल झड़ गए हैं। एक ही रात में तेरी मेहंदी ने मुझे गंजा बना डाला। नेहा बोली, मैं तो जी अपनी दुकान पर एकदम ओरिजिनल सामान रखती हूँ, यह साइड इफेक्ट आपको किसी और चीज से हुआ होगा। कमला बोली, अरे एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, एक तो डुप्लीकेट एक्सपायर सामान बेचती है, ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मानती। देख तू, अभी सारे मोहल्ले को जमा करती हूँ। और वह आवाज लगाने लगी, अरे ओ रेनू, बिमला, रूबी, सीखा, कमला, मिमला, प्रमिला, अरे आओ जरा देखो
कमला भाभी, बिमला भाभी, नेहा भाभी, सब आओ, देखो भाई सब लोग, देखो इस नेहा की, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। कमला की आवाज सुनकर सभी लोग नेहा की दुकान के सामने जमा हो गए और कई और लेडीज भी नेहा के सामान की शिकायत करने लगी। किसी के मुंह पर नेहा की दुकान से खरीदी हुई क्रीम से मुहासे हो जाते हैं, तो किसी के बाल काले होने की वजह से सफेद हो जाते हैं। सारी लेडीज अपनी अपनी शिकायत लेकर नेहा पर झल्ला पड़ती हैं और सभी लेडीज उसे अपने सामान के पैसे वापस मांगने लगती हैं। नेहा इतनी सारी लेडीजों को एक साथ देखकर घबरा जाती है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। वह सच में कम दाम में ज्यादा लाभ उठाने के लिए डुप्लीकेट सामान लाती थी, जबकि माधवी जी और श्यामलाल जी एकदम ओरिजिनल सामान लाते थे। अब सारे ग्राहक फिर से माधवी कॉस्मेटिक्स से ही सामान खरीदने लगते हैं। उधर नेहा की दुकान पर अब कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं जाता था, परंतु उसने अपने खर्चे इतने अधिक बढ़ाए हुए थे जो इतनी कम दुकानदारी में पूरे नहीं होते थे। फिर वह बेचारा सा मुंह लेकर अपनी सासू माँ से कुछ पैसे 10 दिन के वादे पर उधार मांगने जाती है। श्यामलाल जी तो माधवी जी को मना करते हैं कि नेहा को कोई पैसे नहीं देना, परंतु माधवी जी उसकी रोनी सूरत देखकर पिघल जाती हैं और पैसे दे देती हैं। लेकिन जब नेहा 15-20 दिन बाद भी पैसे नहीं लौटाती तो माधवी जी उससे पैसे मांगते हुए कहती हैं, बहू तूने 10 दिन के वादे से पैसे लिए थे, 20 दिन गुजर चुके हैं, दुकान का सारा सामान खत्म हो चुका है, मुझे सामान भी लाना है, ला बहू पैसे दे दे। माधवी जी ने बड़ी ही आशा से भरे स्वर से नेहा से बोला था, और नेहा तो नाक मुंह बनाकर बोली, बुढ़िया तूने तो हद कर दी, मैं कौन सा तेरे पैसे लेकर भाग रही हूं, एक तो तूने मेरे ग्राहक तोड़ दिए, ऊपर से मुझे जो बार बार पैसे मांगती है, मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूं, मिल जाएंगे तेरे पैसे जब तेरा बेटा देगा मुझे। तो माधवी जी बोली, लेकिन बहू तू बोल रही है कि मैं बार बार पैसे मांगती हूँ, मैंने कब मांगे पैसे, 10 दिन के वादे लिए आज तुझे 20 दिन हो गए हैं, पहली बार बोला है मैंने, आज भी तूने 100 बातें सुना डाली। तो ओए होए नेहा बोली, बुढ़िया तेरे तो ज्यादा ही पर निकल आए हैं, कितना बोलना आ गया है तुझे, जरा सा काम चलते ही ते मेरी आहा ना ले, बुढ़िया तू कभी फल फूल नहीं पाएगी ने। नेहा इससे पहले और आगे कुछ बोलती, माधवी जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात का समय था, माधवी जी को खाना भी बनाना था, तो माधवी जी ने बहू के साथ और मुंह मारना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो तो नेहा की आदत जानती थी कि वो तो बदतमीज है, उसके साथ मुंह लगने से क्या फायदा, और जरूरी नहीं समझा था कि वो उससे मुंह लगे। क्या जीवन है जी, बेटा बहू कभी पूछते नहीं, कभी पैसा देते नहीं, और जब हमारे पैसे भी लेकर अब वापस देने का नाम नहीं ले रहे, ऐसा कब तक चलेगा जी। माधवी जी ने खाना बनाते हुए अपने पति श्यामलाल से कहा, तो श्यामलाल जी बोले, यह आजकल की संतानें ऐसी ही होती हैं, तो सोचो आगे इनकी संतानें कैसी होंगी, जैसा ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं, इनका तो फिर भगवान ही मालिक है, और अगर अब तुमने एक भी पैसा इन कपूतों को दिया तो देख लेना माधवी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माधवी बोली, हाँ जी जानती हूँ, आगे से ध्यान रखूंगी, चलो अब खाना खाते हैं। और दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके नाश्ता करके हर रोज की तरह माधवी जी और श्यामलाल जी दुकान पर जाते हैं, तो देखते हैं दुकान के आगे बहुत गंदगी वाला कूड़ा पड़ा हुआ था। दोनों ने जब देखा तो उल्टी होने को हो गई। दोनों ने मुश्किलों के साथ गंदगी को साफ किया और धोया और धूप बत्ती जलाई, तब जाकर उनका कुछ मन ठीक हुआ।
उसके बाद नेहा ने दुकान खोली तो आंखें फाड़ फाड़ कर सास ससुर को घूर रही थी, क्योंकि दुकान के बाहर गंदगी डालने का काम तो नेहा ने ही किया था। नेहा हमेशा अपने सास ससुर को परेशान करने का मौका नहीं जाने देती थी। उनके साथ वो पागलों जैसी हरकतें करती रहती थी, जिससे उनका दिमाग खराब होता रहता था। लेकिन बहू के साथ ज्यादा वो मुंह नहीं लगते थे। दोनों पति पत्नी ने दुकान के सामान के लिए कुछ तो रकम इकट्ठा कर ही ली थी, और क्योंकि उन्हें दुकान का सामान और आगे बढ़ाना था, दुकान को भी थोड़ा बड़ा करना था, और कुछ बहू से लेकर सामान लाने की योजना वो बना रहे थे। दुकान बंद करने के बाद रात में फिर माधवी जी ने नेहा से अपने पैसों के लिए कहा, बहू आज तो पैसे दे दो, हमें कल सामान लाना है। इतना सुनकर नेहा फट पड़ी और गुस्से से लाल सास पर भड़के जा रही थी। माधवी जी को भी गुस्सा आ गया और बोली, मैंने अपने पैसे मांगकर बहू कौन सा पाप कर दिया जो तुम इतना बिगड़ रही हो। उन दोनों की आवाज सुनकर श्यामलाल जी भी कमरे से बाहर आ गए और बोले, बहू थोड़ी लाज शर्म रख लिया कर, तेरी सास है वो, सास भी माँ ही होती है। श्यामलाल जी ने नेहा को समझाते हुए कहा तो नेहा और ज्यादा भड़क गई और बोली, माँ? अरे हाँ, यह माँ नहीं है, डायन है, डायन, जो अपने बेटा बहू को जरा से पैसे देकर भी मांगे जा रही है। इतना सुनकर श्यामलाल जी गुस्सा हो उठे और माधवी जी का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में लेकर चले गए। इतने में सचिन भी आ गया और पत्नी को गुस्से में लाल देखकर पूछने लगा, नेहा अब क्या हो गया? नेहा पैर पटकते हुए कमरे में चली गई और नेहा के पीछे पीछे सचिन भी कमरे में चला गया। उधर श्यामलाल जी माधवी से कह रहे थे, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि बस कोई अनर्थ हो जाएगा। देवी समान सास को भी जो यह नालायक बहू डायन बोल रही है, मेरा हाथ उठ जाएगा। तो माधवी जी बोली, नहीं जी, बस अच्छा हुआ आप मुझे कमरे में ले आए। यह तो बहुत बदतमीज लड़की है, इसे बड़ों के सम्मान का भी नहीं पता। चलो मैं खाना बना दिया है, मैंने, खाना खा लो। आप क्यों, तुम नहीं खा रही हो? श्यामलाल जी बोले। तो वह कहने लगी, नहीं जी मुझे भूख नहीं है। लेकिन तुमने क्या खाया है जो भूख नहीं है? श्यामलाल जी फिर बोले। तुम मेरे साथ खाओगी तो ही मैं खाना खाऊंगा माधवी, और सुबह सामान लेने शहर भी तो जाना है, जल्दी सोएंगे तभी तो जल्दी उठेंगे। तुम फिर किस टाइम खाओगी बताओ माधवी? श्यामलाल जी कहने लगे। तो माधवी बोली, ठीक है जी, खा लेती हूँ। दोनों खाना खाने लगते हैं और बहू की हरकत को नजरअंदाज करके सो जाते हैं। उधर सचिन खाना वाना खाकर सोने के लिए तैयार था। बच्चे भी सो चुके थे और नेहा बैठी हुई सोच में डूबी हुई थी। तभी सचिन बोला, अरे नेहा क्या सोच रही हो, सोना नहीं है क्या? नेहा बोली, हाँ अभी सो रही हूँ, तुम सो जाओ। फिर सचिन सो जाता है और नेहा ताना बाना बुनती रहती है कि इन बूढ़ों को तो सबक सिखाकर ही रहूंगी, मैं इनकी हैकड़ी निकाल कर रहूंगी। बड़ा घमंड आ गया है दोनों के अंदर, जब से इनका काम चला है तब से तो और ज्यादा घमंड आ गया है। इनका घमंड चूर चूर ना किया तो मेरा नाम भी नेहा नहीं। वह रात भर इसी फिराक में थी कि कब सास ससुर सोएं और नेहा उनके पैसे साफ करे। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन नेहा को अपने खुरापाती दिमाग में जो उसकी नई नई योजनाएं चल रही थी और अपनी खुरापाती में कभी कमरे के बाहर जाती तो कभी अंदर आ जाती। फिर बाहर गई, सास ससुर के कमरे में चुपके से झांक कर देखा तो दोनों गहरी नींद में खर्राटे मार रहे थे और नेहा धीमे धीमे कदमों से अंदर घुसी और अलमारी के पास पहुंच गई, जिसमें माधवी जी के ने जो सामान लाने के लिए 20,000 रुपये रखे थे। उसने पूरी अलमारी की तलाशी ली, उसे कुछ नहीं मिला। उसका ध्यान सोए हुए सास ससुर पर ही था,
कहीं जाग गए तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अलमारी में उसे कुछ नहीं मिला तो उसका मुंह बन गया। बुढ़िया ने कहाँ रखे हैं पैसे? बुढ़िया बड़ी चालाक है, वह अपने मन में सोच ही रही थी। तभी नेहा की नजर दीवार पर टंगे एक थैले पर पड़ी। वह सोचने लगी, हो ना हो बूढ़े बुढ़िया ने इसी में पैसे रखे होंगे, यही थैला लेकर जाने वाले हैं कल ये लोग। चलो इसे भी चेक कर लेती हूँ। और यह सोचकर नेहा जो उस थैले को चेक करने के लिए उस थैले की तरफ बढ़ जाती है। तभी श्यामलाल जी करवट लेते हैं तो नेहा घबरा कर नीचे बैठ जाती है। उनको सोता देखकर नेहा फिर से खड़ी होती है और दीवार पर टंगे थैले में से जैसे ही हाथ डालती है तो उसके अंदर एक और छोटा सा थैला था। वह उसे बाहर निकालकर चेक करती है तो उसमें 20,000 की रकम देखकर उसकी आंखें चमक जाती हैं और वह पैसा देखकर इतनी उत्साहित होती है कि वही थैला लेकर धीमे धीमे कदमों से बाहर आ जाती है और चैन की सांस लेती है कि शुक्र है भगवान का, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। सोचते हुए वह अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी में वह पैसे वाला थैला रख देती है और बिस्तर पर पलटी मारकर आराम से सो जाती है। हर रोज की तरह माधवी जी और श्यामलाल जी सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके नाश्ता करके जैसे ही चलने के लिए थैला उठाकर उसमें हाथ देते हैं तो उसमें उस दूसरे छोटे थैले को ना पाकर घबरा जाते हैं। थैले को बार बार चेक करते हैं, उसे अलट पलट कर देखे जा रहे थे। दोनों पति पत्नी पैसे ना होने पर पसीने में तर हो गए। बूढ़ी हड्डियों ने दिन रात की कड़ी मेहनत करके वह रकम इकट्ठा की थी। दोनों का हार्ट फेल होने को हो गया कि हमारे सामने ही तो पैसे रखे थे, माधवी तुमने तो इसमें से कहाँ गए? श्यामलाल जी कहने लगे, किसने उठा लिए? श्यामलाल जी घबराते हुए कहने लगे, कहाँ जाएंगे, ये काम तो नेहा के अलावा और कौन कर सकता है। हमारे घर में चोर चक्के तो आने से रहे, रात उसके साथ ही कहा सुनी हो गई थी। देखा नहीं था तुमने कैसा व्यवहार कर रही थी, तो क्या वह पैसे नहीं चुरा सकती? माधवी जी ने माथे में बल डालते हुए श्यामलाल जी से कहा तो श्यामलाल जी बोले, माधवी तुम ठीक कह रही हो ना हो यह काम बहू का ही है, लेकिन उसकी तलाशी कैसे लें? अब तो सचिन भी जागने वाला होगा और वह कहाँ हमारी बातों पर विश्वास करेगा, क्योंकि नेहा तो बवंडर मचा देगी। बवंडर मचाए तो मचाए। माधवी जी कहने लगी, हमारी मेहनत के पैसे हैं, ऐसे नहीं जाने दूंगी। इतना कहकर दोनों सचिन के कमरे में चले गए। सचिन भी जाग गया था, नेहा सो रही थी। सुबह सुबह ऐसे अचानक अपने माता पिता को अपने कमरे में देखकर सचिन हैरान रह जाता है और कहता है, क्या बात है, तुम दोनों को शर्म नहीं आई क्या? बहू बेटे के कमरे में गुस्से में आ रहे हो? हमें तो शर्म है। तो वह कहने लगे, श्यामलाल जी तेरी पत्नी को शर्म नहीं है बेटा, जो रात में चोरी करती फिरती है। श्यामलाल जी ने कहा तो सचिन चिल्ला उठा और बोला, जवान संभाल कर बात करो, होश में भी हो, क्या कह रहे हो? सचिन की तेज आवाज सुनकर नेहा और बच्चे भी जो नींद से उठ गए और बोले, नेहा क्या बात है जी, क्या हुआ सुबह सुबह? और ये लोग हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? माधवी जी बोली, बहू इतनी भोली मत बनो, हमें सब पता है। तो नेहा बोली एकदम से, जो वह भी एकदम गुस्से में आकर बोली, क्या पता है तुम्हें? तो माधवी जी बोली, तूने हमारे पैसे चुराए, निकाल हमारे पैसे। इतना सुनकर नेहा गुस्से में भड़क गई और सास पर हाथ उठाने वाली होती है। तभी श्यामलाल जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, उठाकर दिखा जरा हाथ। श्यामलाल जी गुस्से में बोलते हैं तो सचिन को भी जो बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि सचिन की पत्नी का हाथ उसके पिता ने गुस्से में रोक दिया था, नहीं तो वह अपनी सासू माँ पर हाथ उठा देती। और कहता है, सचिन ये कैसा व्यवहार कर रहे हो तुम लोग मेरी पत्नी के साथ?
बूढ़े एक तो झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, ऊपर से इतना घटिया व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर तलाशी दो अपने कमरे की। जो श्यामलाल जी कहने लगे, अगर हम झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो अपने कमरे की तलाशी दो। सचिन को इतना इल्म नहीं था कि उसकी पत्नी चोरी कर सकती है। सचिन ने झट से बोल दिया, ले लो तलाशी, कर लो अपने मन की। अगर नहीं मिले ना पैसे तो फिर देखना तुम बूढ़ों की क्या हालत करता हूं। और सुन, नेहा अलमारी के सामने खड़ी हो गई इतना सुनकर और कहने लगी, अपनी बेवकूफी का सबूत देती है। तो सचिन कहने लगा कि जब तुमने चोरी ही नहीं की नेहा, तो लेने दो तलाशी। नेहा अलमारी के सामने अड़ी रही, कहने लगी, नहीं, मैं अपने यहाँ की तलाशी नहीं दूंगी। तो सचिन ने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया और नेहा बोलती रही, उसमें कुछ नहीं है अलमारी में। लेकिन सचिन ने उसे पकड़े रखा और बोला, नेहा क्यों नहीं, लेने दो ना तलाशी, आखिर मैं भी तो देखता हूं इनको क्या मिलता है। और सचिन बोला, ले लो तलाशी। जैसे ही श्यामलाल जी ने अलमारी में घुसे तो वही थैला कपड़ों के अंदर छुपा कर रखा हुआ था। उसे देखते ही नेहा की आंखें शर्म से झुक गईं और सचिन की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। वह नेहा की तरफ देखता है तो नेहा खिसियानी बिल्ली की तरह खड़ी रहती है। और सचिन कहता है, यह क्या है? तो श्यामलाल जी भी कहने लगे, देखो बेटा सचिन, ये क्या है? माधवी जी बोली, तेरी पत्नी ने तो कुछ नहीं चुराया बेटा, अब यह क्या है? श्यामलाल जी भी बोले तो सचिन को गुस्सा आ गया और अपने माता पिता पर ही भड़क उठा और कहने लगा, तुम दोनों बूढ़ों का दिमाग खराब हो गया है, तुमने ही इसका दिमाग खराब करके रखते हो। और जरूरी तो नहीं है कि इसने ही चोरी करके यहाँ रखा हो सकता है तुमने ही हमारी अलमारी में अपना थैला छुपा कर रख दिया हो। और अपने पति के मुंह से ये शब्द सुनकर नेहा में 1 किलो खून बढ़ गया और नेहा बोले, हाँ जी, ये दोनों ही रात में मुझे कुछ ना कुछ सुना रहे थे। माधवी जी और श्यामलाल जी गुस्से में देखते रहे तो सचिन बोला, अब आके फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो, निकलो मेरे कमरे से। सचिन के कटु वचन सुनकर दोनों माता पिता चुपचाप कमरे से बाहर आ जाते हैं। 5 मिनट बाद अचानक सचिन और नेहा एक पर जो एक डंडे का प्रहार होता है कि निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे कमरे में से। श्यामलाल जी और माधवी जी गुस्से में लाल सचिन और नेहा के पर डंडे बजाए जाते हैं। हमें ही हमारे घर से निकालोगे, हमारा ही घर, हमें ही आंखें दिखाकर निकालते हैं, मैं बताता हूं आज तुम्हें। श्यामलाल जी ने सचिन और माधवी जी ने नेहा पर डंडे बरसाते हुए बोलते रहे, कपूतो, तुमने बुढ़ापे में हमारा जीना हराम करके रख दिया, हमारा खर्चा ना उठाते, हमारी सेवा ना करते, और जो हम बुढ़ापे में खुद करके 2 रोटी चैन से खाना चाहते हैं तो उसे भी खाने नहीं देते हो। अरे बेटा बहू तो होते हुए हमें अपनी बूढ़ी हड्डियां घिसकर दिन रात मेहनत करके पाई पाई हम जमा करते हैं, तो वह भी चुरा लेते हो। हम निकालेंगे तुम दोनों की हैकड़ी। और सचिन और नेहा के मुंह से मम्मी जी बाबूजी निकल रहा था, लेकिन श्यामलाल जी और माधवी जी ने डंडा पकड़ना भी वो चाहा तो लेकिन हाथों पर ही उनके डंडा बजा दिया। और बजाते बजाते सचिन और नेहा को श्यामलाल जी और माधवी जी बाहर ले गए। बहुत शौक है ना तुम्हें हर काम में सास की बराबरी करने का, अब करिए बराबरी। माधवी जी दांत भींचते हुए कहने लगी, तुम्हें भी बहुत शौक है पत्नी की हर गलत बात को जो सही साबित करने का, अब दीजिए हर बात को सही साबित कीजिए। हर काम में बराबरी करने का शौक है तो अब घर भी खुद अपने पैसों का बनाओ और दफा हो जाओ हमारे घर से। श्यामलाल जी और माधवी जी पूरे गुस्से में थे। आज तक जो गुस्सा वह पीते आए थे, आज वह सब बाहर आ चुका था। घर से बाहर निकलने पर दोनों की सारी हैकड़ी निकल गई, आंखों के आगे तारे टूट गए कि आज तो अपनी पर आ गए हैं दोनों। माँ पापा हम कहाँ जाएंगे, दोनों कहने लगे, किराए तक का हिसाब नहीं है, कैसे पूरा करेंगे। यह सब उन्होंने इन 2 पलों के अंदर मार खाते खाते सोच लिया था।
दोनों माता पिता के चरणों में गिरकर जो माफी मांगने लगे, रो रो कर कहने लगे कि माँ जी, पिताजी, हम कहाँ जाएंगे। श्यामलाल जी, जो कि पहले ही गुस्से से भरे हुए थे, बोले, अब कोई माफी नहीं है। अब अपने घर एक पल भी हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने लाड प्यार में तुम्हें बिगाड़ कर अपने सिर पर काग बुलवाई, लेकिन अब बस अति हो गई। एक ही घर में हम बूढ़ों को दो रोटी के लिए अलग कर दिया। हम तब भी कुछ नहीं बोले। हमारे इलाज खर्च को एक पैसा नहीं दिया। हमने अपना काम कर लिया। हम तब भी कुछ नहीं बोले। बहू ने दिन रात माधवी को परेशान करके रखा था, तब भी कुछ नहीं बोले। लेकिन किसी बात की हद भी होती है, और अब वह हद पूरी हो गई। बस मिनट से पहले मेरा घर खाली कर दो, नहीं तो मोहल्ले वालों को बोल दूंगा। हम बूढ़ों को जलाना चाह रहे थे। सचिन रोते हुए बोला, लेकिन पिताजी, हम जाएंगे कहाँ? हमें नहीं पता। श्यामलाल जी गुस्से में बोले, कहीं भी जाकर मरो, हमें चैन से जीने दो। लेकिन जो श्यामलाल जी ने उन्हें घर से सामान लेने के लिए आधे घंटे का समय दिया। आधे घंटे में दोनों ने अपना जरूरी सामान बांधकर बच्चों को लेकर घर से निकल पड़े। श्यामलाल जी के दोस्त रघु जी के घर पर जाकर पिता से बात करने की उनसे सिफारिश की। उनके आगे रोए गिड़गिड़ाए। उन्होंने श्यामलाल जी को, जो श्यामलाल जी के मित्र थे, रघुवीर जी, उन्होंने श्यामलाल जी को फोन किया। लेकिन श्यामलाल जी अपनी बात पर टस से मस नहीं हुए, अपनी बात पर डटे रहे और बोले, देख रघु, सारी बात मान लूंगा मित्र तेरी, बस यह मत बोलना कि इन्हें घर में रख ले। अपनी बची कुची सास हम दोनों बूढ़े पति पत्नी अब चैन से लेना चाहते हैं। उन्हें गुस्से में देखा और उनकी बातों से सहमत रघु जी ने भी उनको मना कर दिया। अब दोनों दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। महंगाई के इस दौर में घर बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब दोनों को किराए पर रहते हुए 5 साल गुजर चुके थे। दोनों में बहुत झगड़े होते थे। दोनों बच्चों भी जो अब होश संभाल रहे थे। अब वही कहानी उनके बच्चे उनके साथ दोहरा रहे थे, जो उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया। उधर श्यामलाल जी और रघु जी चैन से अपना जीवन जीने में व्यस्त थे। उन्होंने घर से थोड़ी दूरी पर एक बड़ी दुकान ले ली थी, जिसमें श्यामलाल जी और माधवी जी ने अपना काम बढ़ा लिया, जो आसपास के इलाकों में भी बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी। दोनों बहुत सुख चैन से रह रहे थे। दुकान पर ब्रांडेड कॉस्मेटिक साधन रख लिए थे और बहुत चैन और शगुन से अपना जीवन काट रहे थे। जब उनसे कोई सवाल करता कि आपने अपने बेटा और बहू को घर से क्यों निकाल दिया, तो वो बड़े गर्व से बोलते, जब बच्चे बूढ़े माता पिता पर अत्याचार करके उन्हें घर से निकाल सकते हैं, तो फिर माता पिता, जो बच्चे जब माता पिता पर अत्याचार करते हैं, तो वो उन्हें क्यों नहीं निकाल सकते। माता पिता भी तो उन्हें घर से निकाल सकते हैं। उनके रहते हम घुट घुट कर जीते थे, उनके जाने के बाद खुली सांस ले रहे हैं। ऐसी संतान के साथ रहने से क्या फायदा, जिसका बुढ़ापे में 2 दिन भी सुख ना दिया हो। उनकी बातों की सब सराहना करते और सब उनसे सलाह लेने के लिए भी आने लगे थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।